हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीडीएस का न्यू सेक्शन नंबर 393। सेक्शन 393 में पहले वाले बहुत सारे सेक्शंस जो है वो मर्ज कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है टीडीएस का वो फिलहाल हमारे पास कौन सा है, सेक्शन 393। अब इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से इस सेक्शन को कवर करना है। मैं ऑलरेडी टीडीएस के कंप्लीट सेक्शंस यहाँ पे कवर कर रही हूँ 1 बाय 1। सेक्शन 392 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने सेक्शन 392 यानी टीडीएस ऑन सैलरी अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले वो वाली वीडियोस भी चेकआउट कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 393। ये जो नोट्स हैं सेक्शन 393 के, ये मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन नोट्स को शेयर भी कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मेरी बात आपको ध्यान से समझनी है। देखिए, टेबल आप लोगों के पास दी हुई है सेक्शन 393 में। पहले इस टेबल का मतलब समझिए। ये जो टेबल हमारे पास है, इसमें ये जो हमारे पास आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में आती है इनको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि ये आपके पास हो जाएगा कॉलम नंबर ए, बी, सी, डी। ये चारों आपके पास क्या है, ये चारों आपके पास कॉलम है। और ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, रो हो जाएंगी। जैसे कमीशन एंड ब्रोकरेज की रो हो गई, यहाँ पे रेंट है, रेंट की रो हो गई, ये उसके आइटम नंबर हो गए हमारे पास। तो ये कंप्लीटली हम डाप स्टडी करेंगे कि इनको किस तरीके से आपको बोलना है और कौन से जो आइटम है उसके ऊपर क्या टैक्स रेट लगने वाला है, किन पर्सन्स को टैक्स डिडक्ट करना है, सब कुछ हम डिटेल में यहाँ समझेंगे। उससे पहले आपको कुछ एक चीज़ें और समझनी होगी। देखिए, जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कंसेप्चुअल हमें स्ट्रांग होना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वेयर एनी इनकम और सम इन द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम बी, यानी कि ऐसे सम जो कि स्पेसिफाई क्या किए गए हैं कॉलम बी में। अभी देखिए, ये आपके पास कॉलम बी है। कॉलम बी में आपके पास वो चीज़ें बताई गई हैं जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होना है, वो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जहाँ पे आपके पास टीडीएस डिडक्ट होगा जिन पॉइंट ऑफ टाइम पे। नाउ इज क्रेडिटेड और पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पर्सन स्पेसिफाइड इन द कॉलम सी। ये जो है इन आइटम्स के ऊपर आपके पास क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन इसके बदले में पैसा कौन पे करेगा, अमाउंट कौन क्रेडिट करेगा, वो आपके पास कहाँ बताया हुआ है, वो कॉलम सी में। यानी इनकी वजह से इनके ऊपर पैसा खर्च किया गया हो, खर्चा किसने किया हो, पेयर कौन हो, जो आपके पास कॉलम सी में बताया गया है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच सम और सच इनकम और सम शैल डिडक्ट इनकम टैक्स। ये पर्सन जो है इनकम टैक्स डिडक्ट करेगा ऑन द एंटायर अमाउंट, यानी जितना अमाउंट पे किया। एंटायर अमाउंट का यहाँ मतलब क्या है, देखिए अगर आप लोगों के पास जीएसटी है तो वहां पे आप लोगों को क्या लेना है, जो टोटल आपने अमाउंट पे की, जो टोटल आपने अमाउंट पे की माइनस में जीएसटी, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, टैक्सेबल वैल्यू। आपके पास जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो टैक्सेबल वैल्यू पे होगा। लेकिन पहले हमारे पास एक सेक्शन होता था, सेक्शन 194O। सेक्शन 194O की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, राइट। यहाँ पे टोटल वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, जबकि अदर देन 194O आपके पास हर एक इनकम के ऊपर टीडीएस कहाँ डिडक्ट होता है, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है। नाउ वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाइड इन कॉलम डी। कॉलम डी में आपको क्या बताया गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है कि इस थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर इससे ज्यादा अमाउंट पेड हुई है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। क्लियर? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और सम to the amount of the payee or at the time of its payment in cash or by way of check or a draft or any other mode whichever is earlier। यानी आपने जो पैसा दिया है, चाहे वो कैश में दिया हो, चेक से दिया हो, ड्राफ्ट से दिया हो, या किसी अदर मोड में दिया हो, या फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, यानी आपने अमाउंट को क्रेडिट किया हो या पे किया हो किसी भी मोड से, विचएवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नाउ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, 5, 6, 8, 9। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है, ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो सेक्शंस हैं, ये जो सब सेक्शंस हैं, ये सेक्शन 393 के ही सब सेक्शंस हैं जो आगे जा करके हम पढ़ेंगे। ये सब सेक्शंस क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी आप सेक्शन लगाओ, जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन के ऊपर आपने बोला कि आप लोगों का टीडीएस जो है वो 2% के रेट से डिडक्ट होगा और थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी 20,000। लेकिन इस प्रोविजन को लगाने से पहले, इस सेक्शन को देखने से पहले आपने ये वाले सेक्शंस देख लेने हैं। अगर इन सेक्शंस के अंदर कोई भी ऐसी बात लिखी है जो कि ये कह रही कि हाँ 20,000 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, ये टीडीएस तब डिडक्ट होगा जब 1 लाख रुपए की अमाउंट होगी, यानी इसमें कुछ एक कंडीशंस बता रखी हैं। ये कंडीशंस आपको पहले देख लेनी है किसी भी सेक्शन को एप्लीकेबल करने से पहले। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, इसको लेके 1 लाख की कोई लिमिट नहीं दी हुई है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं। क्लियर है एवरीवन? हाँ जी मैम। नाउ अब आ जाते हैं सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 1। अब इसको बोलेंगे कैसे, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये आपके पास क्या है, दिस इज सेक्शन 393, दिस इज सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 1 आइटम 1, ये आपके पास हो जाएगी आइटम 2। बड़े ध्यान से समझो इस चीज को, क्या बोलेंगे, सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल का सीरियल नंबर 1 एंड आइटम नंबर 1। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। हाँ, पहले यहाँ पे आपके सबसेक्शन जो है ना वो एक ही टेबल के अंदर लिख तो दिए गए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, पहले हमारे पास सेक्शन होते थे 194C, 194D, 194DA, इस तरीके से सेक्शंस होते थे। लेकिन अब क्या है, सभी के सभी सेक्शंस ऑलमोस्ट यहाँ पे 393 के अंदर कवर कर दिए। अब 393 में आपके पास क्या है, सबसेक्शन 1 में टेबल नंबर 1, फिर उसका आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, फिर टेबल नंबर 2। तो यहाँ पे आपको सभी टेबल्स जो है वो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ठीक है रट्टाफिकेशन इतनी जल्दी नहीं लगता, लेकिन काम करते करते आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। हाँ जी, अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास इसको साथ के साथ जब आप बोलेंगे ना तो ये चीज़ें आपको लर्न होती चली जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे आप स्टडी कर रहे हो या आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, तो विद टेबल नंबर और सीरियल नंबर आप लोग डिस्कस कीजिए ताकि ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए। अभी आपके पास क्या आ जाएगा, सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 1 आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 में आपको क्या दिया है, कोई भी इनकम जो आपको मिली है बाय रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड वेदर बाय द कमीशन और अदरवाइज फॉर सोलिसिटिंग या प्रोकरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, यानी इंश्योरेंस बिजनेस का आपको कोई भी रेम्यूनरेशन आया, रिवार्ड आया या फिर कमीशन आया, तो वो आपके पास उसका टीडीएस यहाँ पे आइटम नंबर 1 में आपको डिडक्ट करना है। इंक्लूडिंग, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग व्हाट, बिजनेस रिलेटिंग टू कॉन्टिन्यूएंस, रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी अगर कोई पॉलिसी जो है वो रीन्यू हुई है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर इवन रीन्यू हुई है या रिवाइवल हुआ है उसका, तो भी उसका टीडीएस आपको आइटम नंबर 1 में ही डिडक्ट करना होगा। यहाँ पे कौन पर्सन टीडीएस डिडक्ट करेगा, एनी पर्सन। ध्यान रखिए आइटम नंबर 1 में मेनली बात किसकी हो रही है, इंश्योरेंस बिजनेस की हो रही है। कोई भी पर्सन अगर पैसा पे करेगा तो वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। रेट इन फोर्स में यहाँ पे रेट क्या है आपके पास, 2% का रेट है और थ्रेशोल्ड लिमिट आपके पास कितनी है, 20,000। यानी अगर 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट आप लोगों ने पे किया तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, कंप्लीट सेक्शन हम यहाँ पे बार बार बोलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए। आप लोगों को भी मेरे साथ सेक्शंस जो है वो बोलने हैं। सेक्शन नंबर 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 1 एंड आइटम नंबर 2। अब ये आइटम नंबर 2 आपको क्या कह रही है, एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, कमीशन की इनकम है बट नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, जो कि सीरियल नंबर 1 में, सीरियल नंबर 1 और आइटम नंबर 1 में दिया हुआ है। यानी बाकी बचे हुए जितने भी कमीशंस हो गए, जितने भी ब्रोकरेज हो गए, एक्सेप्ट टेबल नंबर 1 आइटम नंबर 1, इनके अलावा जितने भी बचे कमीशंस हो गए वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। उसकी केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर?
अब यहाँ पे ना ध्यान से देखो, एक छोटा सा ट्विस्ट और है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ था, एनी पर्सन लिखा था, लेकिन आपके पास आइटम नंबर में आइटम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड पर्सन। अब कुछ तो डिफरेंस होगा एनी पर्सन में और स्पेसिफाइड पर्सन में। हाँ जी मैम, कुछ तो डिफरेंस होगा, बट पता कैसे चले स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन आप लोगों को दी गई है सेक्शन 402 सब सेक्शन 37 में। तो हम देखते हैं सेक्शन 402 सब सेक्शन 37। देखिए सेक्शन 402 सब सेक्शन 37 में स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ये क्या कह रहा है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी हर एक पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन में काउंट नहीं होगा। एनी पर्सन जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है इज अ स्पेसिफाइड पर्सन। हाँ जी, नाउ और के बाद आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बी पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये कह रहा है इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी ले लो। फर्स्ट पॉइंट ने क्या कहा है, कोई भी पर्सन ले लो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ भी ले लो। कौन से इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिनकी टोटल सेल्स या फिर ग्रोस रिसीट्स और टर्नओवर बिजनेस और प्रोफेशन से एक्सीड करे 1 करोड़ से ज्यादा इन केस ऑफ अ बिजनेस, और 50 लाख रुपीज से ज्यादा इन केस ऑफ अ प्रोफेशन। यानी अगर वो पर्सन बिजनेस में है तो उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो, अगर वो पर्सन प्रोफेशन में है तो उसकी टर्नओवर 50 लाख रुपीज से ज्यादा हो। कौन से फाइनेंशियल ईयर में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर। यानी अगर मैं बात करूं फिलहाल हमारे पास कौन सी ईयर में ये चीजें एप्लीकेबल होंगी, टीडीएस कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 26 से। तो फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर वर्ड नहीं है, अब आपके पास क्या है, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 26-27 की अगर मैं बात करूं तो टर्नओवर कब की देखनी है, टैक्स ईयर 25-26 की। क्लियर? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, मैम 25-26 को तो हम टैक्स ईयर नहीं फाइनेंशियल ईयर बोल देते हैं। हाँ फाइनेंशियल ईयर बोल देते हैं, लेकिन अब जो हमारे पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। क्लियर? तो यानी 25-26 में अगर किसी की टर्नओवर इंडिविजुअल और एचयूएफ की 1 करोड़ से ज्यादा है बिजनेस में और 50 लाख से ज्यादा है प्रोफेशन में, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अदर देन दैट जो बच गए आपके पास इंडिविजुअल और एचयूएफ, अदर देन दैट कौन से बच गए, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनमें बिजनेस के केस में टर्नओवर 1 CR से कम है, प्रोफेशन के केस में टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होगा। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ जी मैम ये नोट्स भी मैंने इनकम टैक्स की साइट से ही डाउनलोड किए हैं। आप लोगों को फिर भी चाहिए हो तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से ले लीजिएगा इन नोट्स को। नाउ अब चलते हैं हम अपने सेक्शन पे, बट उससे पहले हम लोग सेक्शन 402 सबसेक्शन 7 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में बताया गया है। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, बट एक बार हमारी रिवीजन हो जाएगी। सेक्शन 402 सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, कमीशन और ब्रोकरेज का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली पैसा आया हो, इनडायरेक्टली आया हो, डजंट मैटर, पैसा आने से मतलब है, बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, जो कि किसी और के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, लाइक एजेंट। तो फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, जो आपने सर्विसेज रेंडर्ड की हैं, नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज, ये प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, या फिर फॉर एनी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, या फिर जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आपने की है उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज रेंडर की हो, तो ये जो सर्विसेज रेंडर हुई, इन सर्विसेज के बदले में जो कमीशन ब्रोकरेज आया उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ये कौन सा कमीशन ब्रोकरेज है, आइटम नंबर 2 वाला। ये देखिए, ये जो कमीशन ब्रोकरेज है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन आपको 402 सबसेक्शन 7 में मिलेगी, इसकी डेफिनेशन आपको 402 सबसेक्शन 37 में मिल जाएगी। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी मैम, यहाँ पे टीडीएस कितना डिडक्ट करना है, 2% टीडीएस डिडक्ट करना है, और थ्रेशोल्ड लिमिट जो आप लोगों की रहेगी वो 20,000 रुपीज़ की थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, फॉर्म कौन सा आप लोगों को फाइल करना है, पहले टीडीएस के फॉर्म्स अलग होते थे और अब टीडीएस के फॉर्म्स अलग हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 140 फाइल करना होगा। जो नया फॉर्म जाएगा आपका वो फॉर्म नंबर 140 जाएगा। अगर आप लोगों को चलान्स भी सीखने हैं, प्रैक्टिकली भी सीखना है, प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, चलान भी जनरेट करना बताऊंगी, इसमें किस तरीके से आपको अपने ये जो चलान्स हैं ये जनरेट करने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेंट के ऊपर।
अब रेंट का सेक्शन आपका कौन सा बनेगा, देखिए सबसे पहले आपके पास सेक्शन कौन सा है, किस सेक्शन के बारे में बात हो रही है मैम, सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 2 एंड आइटम नंबर 1। या आइटम नंबर 1 है या आइटम नंबर 2 है, दोनों ही किसके बारे में बात करती हैं, रेंट के बारे में। हाँ जी मैम ठीक है। इनकम बाय वे ऑफ रेंट, अब यहाँ पे देखिए कोई भी रेंटल इनकम अगर पे की गई है, पहले रेंटल इनकम में रेंट की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। रेंट की डेफिनेशन आपको दी हुई है 402 सबसेक्शन 29 में। देखिए अगर आप ये लेक्चर्स देख रहे हो ना और नोट्स आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ अगर आप लोगों के पास है तो पीडीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा उसका प्रिंट आउट और उसको अपने सामने रखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। वहां पे आप लोग अगर नोट करते चले जाएंगे, अपने एक नोट्स बना लेंगे, तो आप लोगों को प्रोफेशनली जब भी क्लाइंट को डील करना होगा आप उस पर देख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में नए नए सेक्शंस हैं, आप लोगों को भी समझने में थोड़ा सा इसको ध्यान करने में दिक्कत आएगी कि अब कौन सा सेक्शन किस में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? तो रेंट की डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये हम लोग आ गए हैं सेक्शन 402 सब सेक्शन 29 पे। ये आपको क्या कह रहा है, रेंट मीन्स एनी पेमेंट, कोई भी जो आपने पेमेंट की बाय वट एवर नेम कोल्ड अंडर एनी लीज हो, सब लीज हो, टेनेंसी हो या एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट हो फॉर द यूज ऑफ आइदर सेपरेटली और टुगेदर, यानी चाहे आप सेपरेटली यूज कर रहे हो किसी भी बिल्डिंग को, लैंड को, या फिर आप मिलजुल के यूज कर रहे हो इनमें से किसी भी एसेट्स को, तो आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है इन रेंटल अमाउंट्स के ऊपर। उसका मतलब रेंट के अंदर ही उसका मीनिंग काउंट होगा। सबसे पहले तो लैंड, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड अपॉर्टमेंट टू बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो XYZ, कोई भी आपके पास फिक्स एसेट्स हैं इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट टू बिल्डिंग, उसको इंक्लूड करके कोई भी अगर एसेट्स हैं आपने रेंट पे दी हुई है। जैसे आपने देखा होगा बाहर कभी घूमने जाते हैं, वहां पे आप लोगों को स्कूटी रेंट पे मिलती है, ठीक है, अमाउंट कम होता है नो डाउट। या आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा वहां पे आप लोगों को फर्नीचर भी रेंट पे दिया जाता है। बहुत लोगों ने काम शुरू किया फर्नीचर रेंट पे देने का, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देने का, क्योंकि जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद मूव करना पड़ता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर, तो वो लोग अपना फर्नीचर परचेज करने की बजाय वो क्या करते हैं, फर्नीचर को भी रेंट पे ले लेते हैं। तो इनका जो रेंट आएगा उसके ऊपर आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब रेंट की डेफिनेशन तो हमने देख ली कि रेंट के अंदर क्या आएगा। अब बात कर लेते हैं कि रेंट पे किसको करना है। यहाँ पे देखिए इधर भी लिखा है कि रेंट और आइटम नंबर 2 में भी लिखा है कि रेंट, बट यहाँ पे आइटम नंबर 1 में कौन पर्सन है पे कर रहा है रेंट, बाय अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन अभी हमने देखा था, स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन आते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन में इंडिविजुअल और एचयूएफ आते हैं जिनकी बिजनेस की टर्नओवर किससे ज़्यादा हो 1 CR से, या प्रोफेशनल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा हो। और इसके अलावा हमारे पास कौन आते हैं, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इनके अलावा जो लोग बच गए वो आते हैं। हाँ जी मैम, अभी हमने देखा था पीछे कौन से उसमें थी, सेक्शन 402 सबसेक्शन 37 में ये हमारे पास लिखा हुआ था। सेक्शन 402 सबसेक्शन 37 में ये डेफिनेशन थी। जी मैम। अब अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन में कौन आ गए, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन में वो लोग आ गए जिनकी जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उनकी बिजनेस की टर्नओवर लेस देन 1 CR है, प्रोफेशनल टर्नओवर इज लेस देन 50 लाख रुपीज, ये लोग आ गए यहाँ पे। हाँ जी मैम, ये लोग आ गए। अब करना क्या है, अब ये जो लोग हैं यानी अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन जो लोग बच गए वो लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे किस रेट से जी, 2% के रेट से। बट यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 50,000 की लिमिट दी गई है मंथ के लिए, या अगर पार्ट ऑफ द मंथ का आपने रेंट पे किया है तो उसके लिए 50,000 की थ्रेशोल्ड तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 50,000 से ज़्यादा अमाउंट होगी तो ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जी मैम, ये समझ में आ गया। बट अगर यहीं पे रेंट तो देखो सेम है, वही चीज़ों का रेंट है, लैंड, बिल्डिंग, लैंड अपॉर्टमेंट टू बिल्डिंग, या फिर अदर जो फिक्स्ड एसेट्स हमने देखे इन्हीं के ऊपर का रेंट है, बट यहाँ पे नॉन स्पेसिफाइड पर्सन पे कर रहे हैं, यहाँ स्पेसिफाइड पे कर रहे हैं। अब आप सोचोगे मैम नॉन स्पेसिफाइड पर्सन में कौन सा आ सकता है, देखिए ज़्यादातर तो इसमें सैलरीड पर्सन होते हैं जिनको सैलरी मिल रही होती है और वो लोग किराया जो पे करते हैं वो 50,000 से ज़्यादा है। जनरली भी आपके पास कोई ऐसा मकान है जिसका किराया 50,000 से ज़्यादा है तो आप लोगों को उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। नाउ
अगर उसी पैसे को स्पेसिफाइड पर्सन ने पे किया तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन पे कर रहा है अमाउंट ऑफ रेंट विच इज मोर देन 50,000 पर मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ, तो यहाँ पे आइटम नंबर 2 में यानी सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 2 आइटम नंबर 2, यहाँ पे इसके अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। किस रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है? यहाँ पे आप लोगों को 2% की रेट से डिडक्ट करना है फॉर द यूज ऑफ एनी प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट। अगर आपने कोई भी मशीनरी यूज की है, प्लांट यूज किया है, इक्विपमेंट यूज किया है तो आपको 2% का टीडीएस डिडक्ट करना है। लैंड, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट टू बिल्डिंग के केस में या फर्नीचर और फिटिंग्स के केस में, देखिए 2 टैक्स रेट्स यहाँ पे हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर बिल्डिंग, लैंड या लैंड अपॉर्टमेंट टू बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स अगर आपने रेंट पे ली है तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी जी 10%। हाँ जी मैम, ठीक है, समझ में आ गई। और 2% कब लगेगी? जब कोई भी मशीनरी, प्लांट या इक्विपमेंट आप लोग रेंट पे ले रहे हो। यहाँ भी थ्रेशोल्ड लिमिट कितने की है? 50,000 की लिमिट है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो हमारे पास टेबल सीरियल नंबर 2 के अंदर है, आइटम नंबर 1 रेंट अगर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन ने पे किया हो, आइटम नंबर 2 रेंट अगर स्पेसिफाइड पर्सन ने पे किया हो। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? इन सीरियल नंबर 2 item number 1 the tax shall be deducted on such income at the time of credit of rent to the amount of the pay और पेमेंट, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, यही कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द पेमेंट या फिर जब आपने पेमेंट डन की है विच एवर इज अर्लियर के टाइम पे आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करके पे कर देना है। गाइस स्टेप बाय स्टेप हर एक यहाँ पे मैं सेक्शन जो है वो कवर करने वाली हूँ, हर एक टेबल का सीरियल नंबर मैं यहाँ पे कवर करूँगी। बट एक उम्मीद आप लोगों से मेरी भी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अदर लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे इस टाइम पे कोई आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर नहीं प्रोवाइड करेगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर सीरीज़ बना रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ, वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इतना कंसीडरेशन मेरे लिए भी आप लोगों का बनता है। मैं पेड कोर्स नहीं दे रही, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स लेके आई हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। वादा करती हूँ अगर आप लोग मुझे प्रमोट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सेशंस भी बहुत जल्द लेकर के आऊँगी न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग अपने टेबल नंबर 3 पे। टेबल नंबर 3 हमारे पास क्या कह रही है? पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सच सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड तो उसका टीडीएस कहाँ डिडक्ट होगा? सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 3 एंड आइटम नंबर 1, 2, 3, ये तीनों आपके पास आइटम नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले आइटम नंबर 1 की बात करेंगे, फिर 2 की, फिर 3 की। टेबल नंबर 3 में हम लोग आइटम नंबर 1 से पहले आइटम नंबर 3 को देख लेते हैं ताकि आपको आइटम नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आइटम नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? कंपनसेशन और द एनहेंस्ड कंपनसेशन। अगर आप लोगों को कोई पैसा मिला है कंपनसेशन से या उसका एनहेंस्ड कंपनसेशन आप लोगों को मिला। अब एनहेंस्ड कंपनसेशन का मतलब समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों की कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। अब जो गवर्नमेंट ने एक्वायर की वो 50 लाख रुपीज़ में एक्वायर की, लेकिन बाद में आप लोगों ने मतलब जो भी पर्सन्स थे उन्होंने केस कर दिया और केस में कहा कि हमें कंपनसेशन जो है वो कम्प्लीटली नहीं मिला, कम कंपनसेशन दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने 15 लाख का एनहेंस्ड कंपनसेशन और दे दिया। एनहेंस्ड यानी उसके अलावा बढ़ के जो अमाउंट आप लोगों को एज अ कंपनसेशन मिली है। क्लियर? तो कंपनसेशन मिला हो या एनहेंस्ड कंपनसेशन मिला हो, कंसिडरेशन मिला हो या फिर एनहेंस्ड कंसिडरेशन मिला हो, on account of compulsory acquisition under any law for the time being in force for the immovable property। किसी भी immovable property का compensation, enhanced compensation, consideration और enhanced consideration मिला हो, इस सेक्शन के अंदर टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। बट ध्यान रखिएगा अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी अगर एग्रीकल्चरल लैंड की मैं बात करूं तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ऊपर आपको टेबल नंबर 3 में भी यही बताया हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड की हम बात करें। क्लियर हो गया? जी मैम। यहाँ पे पैसा कौन देगा? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। रेट होगा 10%। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगी 5 लाख रुपए। क्लियर हो गया? जी। आगे हम देखेंगे आइटम नंबर 1
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे केसेस में एप्लीकेबल भी होती है। एनी कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज हो रहा है, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि इसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। कोई भी कंसिडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर कर रहे हैं, पर्सन क्या है, अदर देन पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सीरियल नंबर 3 आइटम नंबर 3। यानी यहाँ पे जो आइटम नंबर 3 में जो चीजें कवर हो गई ना, अगर आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना आ रहा है ना, तो आप आइटम नंबर 1 में टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तभी मैंने आपको पहले आइटम नंबर 3 यहाँ पे समझाई है। क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ जी, फिर से सुनिए, यहाँ पे जिन लोगों का टीडीएस डिडक्ट हुआ है उनको आइटम नंबर 1 के केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिनके ऊपर ये वाली केस एप्लीकेबल होता है वो यहीं पे इस रेट से टीडीएस डिडक्ट करवाएंगे। बट वो लोग जिनके ऊपर ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता, अदर देन दैट उन्होंने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, किसी भी पर्सन ने की हो, डजेंट मैटर, 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, जितना आपने पैसा लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी विच एवर इज हायर के अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 1% के रेट से। यहाँ पे थ्रेशोल्ड कितना है, 50 लाख रुपीज का थ्रेशोल्ड है। क्लियर? अब इसके अंदर ना आपको कुछ एक कंडीशंस भी दी गई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सीरियल नंबर 3 आइटम नंबर 1 shall be aggregate of the amounts paid or payable by all the transferees, यानी जितने भी ट्रांसफरी हैं उन्होंने जितना भी पैसा ट्रांसफर किया ट्रांसफरर को, और all the transferer और for transfer of the immovable property for the purpose of threshold limit mentioned in D। for example A और B दो पर्सन है, A और B दो पर्सन है, इन्होंने मिलके C से प्रॉपर्टी ली। प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 80 लाख रुपीज, 50% हिस्सा इसका है, 50% हिस्सा इसका है। इसको कितने मिले, 40 लाख। इसको कितने मिले, 40 लाख। इसने कितने, सॉरी ये तो बायर्स है, ये पे करेंगे। ए कितने पे करेगा, 40 लाख। बी कितने पे करेगा, 40 लाख। और इसको एंटायर कंसिडरेशन मिलेगा 80 लाख रुपीज का। जी मैम। अब यहाँ पे क्या टीडीएस डिडक्ट होगा, ये कह रहा है कि आपने एग्रीगेट वैल्यू लेनी है। जो बायर्स हैं, बायर्स ने एग्रीगेटली कितना पैसा पे किया, इसने 40 दिया, इसने 40 दिया, तो टोटल तो 80 गया ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि सी के साथ एक पर्सन यहाँ पे डी भी हो, दैट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे भी एक पर्सन डी हो, इसको भी 40 मिलने हो, इसको भी 40 मिलने हो, डजेंट मैटर। हमने एग्रीगेटली देखना है कि एग्रीगेटली अगर आप लोगों को जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज्यादा मिल रहा है देन टीडीएस डिडक्ट होगा। ये हमारे पास ये नोट नंबर 1 कह रहा है। क्लियर? In case of consideration which provision in both serial number 1 and 2 are applicable, tax shall be deducted in 3(2)। अब यहाँ पे आपको ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे 3(1) भी एप्लीकेबल हो रहा है, 3(2) भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको 3(2) के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी आइटम नंबर 2 के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना है। हो सकता है कोई ऐसा भी आपके पास केस आ जाए जहाँ पे आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 दोनों के अकॉर्डिंग टीडीएस का रिडक्शन बनता हो, तो आप कौन से के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेंगे? यहाँ पे हम लोग 3(2) के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब 3(2) के बारे में मैं अभी आपको पढ़ा दूँ। फॉर द पर्पज ऑफ सीरियल नंबर 3(3) द इनकम टैक्स shall be deducted for where consideration for transfer of the immovable property or stamp duty value of the property is equal or greater than 50 लाख रुपीज। ये ना यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट लिख कर लेना है, ये ना 3(3) नहीं है, 3(1) आएगा। ये 50 लाख की लिमिट 1 में है। दिस इज 3 आइटम नंबर 1। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है कि जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो कंसिडरेशन आप लोगों ने लिया और या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, वो या तो 50 लाख के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब हमने यहाँ पे जो आइटम नंबर 1 है उसके पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, आइटम नंबर 3 के डिस्कस कर लिए। नाउ कम्स टू द पॉइंट नंबर 2, यानी आइटम नंबर 2। एनी कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है नॉट बीइंग कंसिडरेशन इन काइंड, यानी इन काइंड है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अंडर द एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 67 सबसेक्शन 14। सेक्शन 67 सबसेक्शन 14 किसके बारे में बताता है जी? ये बताता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के बारे में। जैसे कि आपके पास कोई भी एक प्लॉट था, प्लॉट आपने किसी भी डेवलपर को दे दिया और डेवलपर ने उसके ऊपर
5 स्टोरी बिल्डिंग बनाई। 5 स्टोरीज में से उसने 3 फ्लैट्स आपको दे दिए, खर्चा सारा डेवलपर ने किया, 3 फ्लैट्स आपको दे दिए और 2 फ्लैट उसने अपने लिए रख लिए सोल्ड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों का जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो गया एक तरीके से। अगर आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ फ्लैट मिले, आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ फ्लैट मिले या इन काइंड कोई भी कंसिडरेशन मिला, टीडीएस इस सेक्शन में डिडक्ट नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है नॉट बीइंग कंसिडरेशन इन काइंड, यानी अगर काइंड में कंसिडरेशन मिला है तो कोई टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना है। बट अदर देन काइंड आपको कोई भी कंसिडरेशन मिला, जैसे कि आपको कैश में मिला, बैंक में मिला, किसी भी मोड से मिला हो जो नॉन काइंड के अंदर आता हो, टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा। किस रेट से? 10% के रेट से। थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें 0 है, नील है। और कोई भी पर्सन अगर ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर परचेज करेगा तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, जो भी पर्सन यहाँ पैसा पे कर रहा है। इसीलिए आपको बोला गया था कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड आपके पास लिमिट एप्लीकेबल होती है तो आपको यहाँ पे सेकंड आइटम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यहाँ पे टीडीएस का रेट भी ज़्यादा है 10%, ऊपर आपके पास रेट कितना था 1%। तो गाइस सेक्शन 393 यहाँ पे टेबल सीरियल नंबर 1, टेबल सीरियल नंबर 2, टेबल सीरियल नंबर 3 यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर तक हमने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे वाले पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम यहाँ पे टेबल सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 को यहाँ पे कवर करेंगे। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पेड कोर्स वाली वीडियोस मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे के सारे सेक्शंस आपको कवर करके दें, लेकिन इतना छोटा सा कंसिडरेशन आप लोगों का भी बनता है, एक सपोर्ट हमें मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो टीडीएस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ताकि उनको भी इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। मैं वादा करती हूँ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सेशंस भी लेकर के आऊँगी न्यू टीडीएस का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।